Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितास यादव विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा राजस्थान इतिहास का पहला टॉपिक पढ़ा और उसमें इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में बात की थी। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास को जानने वाले स्रोतों के बारे में। ऐतिहासिक स्रोतों में अपन ने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। राजस्थान इतिहास और इसका पहला टॉपिक था अपना इतिहास को या इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत। इतिहास की जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत। इनमें अपन ने बात की, पहला स्रोत की बात चल रही थी पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत में बात की थी अभिलेखों की। और अभिलेखों में अपन ने पढ़ लिया था, एक दो अभिलेख पढ़ लिए थे अपन ने, जिनमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पढ़ी थी और एक बड़ली का शिलालेख की बात की थी। ऐसे कुछ अभिलेख पढ़ लिए थे। उसी क्रम में हम पढ़ते हैं अगला जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति। दोस्तों, जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये हमें देखने को मिलेगी जगन्नाथ जी मंदिर, या इस मंदिर को सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। सपने में बना मंदिर। दोस्तों, ध्यान रखोगे कि इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था। निर्माण महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में होता है और इसके मंदिर के जो वास्तुकार थे, वास्तुकार भाणा, मुकुंद और अर्जुन, ये इस मंदिर के प्रमुख वास्तुकार थे। इनके द्वारा मंदिर बनाया गया था। यह मंदिर है उदयपुर में। अब इस मंदिर पर जो प्रशस्ति मिली है हमें, इस प्रशस्ति के लेखक कृष्ण भट्ट, इनके द्वारा लिखी गई थी। और इस प्रशस्ति में हमें जानकारी मिलेगी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। तो एक बार फिर से देखोगे, पुरातात्विक स्रोतों में अपन ने बात की अभिलेखों की। अभिलेख या शिलालेख, और उनमें एक शिलालेख या अभिलेख आता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति जगन्नाथ जी मंदिर या सपने में बने मंदिर पर बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था भाणा, मुकुंद और अर्जुन, ये वास्तुकार थे, और महाराणा जगत सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस प्रशस्ति के लेखक हैं कृष्ण भट्ट तेलंग। इसमें हमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं एकलिंगनाथ प्रशस्ति की बात करते हैं। एकलिंगनाथ प्रशस्ति। एकलिंग जी मंदिर नागदा, कैलाशपुरी गांव नागदा।
इस मंदिर में बनी हुई है एकलिंग प्रशस्ति। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भगवान एकलिंग जी मेवाड़ के गोहिल वंश के कुल देवता कहलाते हैं। गोहिल वंश के कुल देवता, गोहिल वंश के कुल देवता हैं। इस मंदिर में चतुर्मुखी शिवलिंग है। भगवान शिव का चतुर्मुखी शिवलिंग बना हुआ इसमें। एकलिंग प्रशस्ति से हमें काल भोज के बारे में जानकारी मिलेगी। काल भोज या बप्पा रावल की जानकारी इस एकलिंग प्रशस्ति ग्रंथ से इस एकलिंग प्रशस्ति जो नागदा कैलाशपुरी उदयपुर में है, इससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इनके अलावा जो कालभोज या बप्पा रावल हैं उनके द्वारा संन्यास लेने का उल्लेख ये भी इसी प्रशस्ति में मिलता है। मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी इसमें इसी प्रशस्ति में मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी भी देखने को मिलती है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा रायमल के द्वारा करवाया गया था। महाराणा रायमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इन सभी बातों की जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति से मिलेगी? एकलिंग प्रशस्ति से। एकलिंग नाथ प्रशस्ति एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में मिलती है। भगवान एकलिंग जी बप्पा रावल या काल भोज इनके द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये गोहिल वंश के कुल देवता कहलाते हैं। गोहिल शासक जब अपनी राजधानी छोड़कर कहीं भी जाते थे तो भगवान एकलिंग जी से अनुमति लेते थे और उस अनुमति को कहते थे आस का लेना। एकलिंग जी से अनुमति लेना क्या कहलाता था? आस का लेना कहलाता था। मेवाड़ के सिसोदिया वंश या गोहिल शासक मेवाड़ का वास्तविक राजा भगवान एकलिंग जी को मानते थे और खुद उनके दीवान बनकर राजकार्य करते थे। इस मंदिर का पुनर्निर्माता ध्यान रखोगे महाराणा रायमल, जबकि निर्माता थे बप्पा रावल। अब इस प्रशस्ति से हमें मेवाड़ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इन सभी विशेषताओं की जानकारी मिलेगी। इससे अगली प्रशस्ति की बात करते हैं। आमेर का शिलालेख। आमेर शिलालेख दोस्तों, आमेर जयपुर। आमेर शिलालेख ये आमेर दुर्ग में है। आमेर शिलालेख आमेर दुर्ग में स्थित है। इस शिलालेख में हमें कछवाहा वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। ये कछवा वंश की जानकारी देगा। इसमें आमेर के कछवाहा शासक भारमल से लेकर भारमल से राजा मानसिंह तक के राजाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। मानसिंह तक के शासकों की जानकारी मिलेगी। इस आमेर शिलालेख में आमेर के कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है कछवाहों के लिए आमेर शिलालेख में। ये अपना आमेर शिलालेख आमेर दुर्ग जयपुर से प्राप्त होगा। इसमें कछवा वंश की जानकारी देखने को मिलेगी। इस प्रशस्ति में भारमल से मानसिंह तक के राजाओं के बारे में जानकारी मिलेगी।
और इसमें आमेर के राजाओं के बारे में रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले शिलालेख की बात करते हैं दोस्तों। घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख घोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त होता है। घोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त होता है घोसुंडी शिलालेख। इस शिलालेख को 1887 में कवि राजा श्यामलदास के द्वारा खोजा गया। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने भंडारकर के द्वारा इसे पढ़ा गया। डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा इस घोसुंडी शिलालेख को पढ़ा गया था। अब इस घोसुंडी शिलालेख में जो चित्तौड़, दोस्तों एक बात और ध्यान रखोगे यहां से, घोसुंडी की बावड़ी भी प्रसिद्ध है। घोसुंडी की बावड़ी ये महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी के द्वारा बनवाई गई थी। महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की पुत्री थी। दोस्तों एक संधि के बारे में पढ़ा होगा आपने, महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी आवल बावल की संधि। उस संधि के बाद राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से कर दिया था और श्रृंगार देवी ने यहां घोसुंडी गांव में घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख की। अब इस घोसुंडी शिलालेख से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलेगी, एक तो जानकारी मिलती है कि एक गजवंश का राजा था। गजवंश के शासक सर्वतात की जानकारी मिलेगी। वैष्णव मंदिर बनवाए जाने का प्रमाण मिलता है। वैष्णव मंदिर के निर्माण की जानकारी ये भी हमें इसी मंदिर से इसी प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इनके अलावा यह जो शिलालेख था ये ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का था। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का था और इससे हमें जानकारी मिलेगी वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला शिलालेख घोसुंडी शिलालेख है। फिर से देखोगे घोसुंडी शिलालेख घोसुंडी चित्तौड़गढ़ में ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। खोज करता है इसके 1887 में कवि राजा श्यामलदास जी के द्वारा खोज की गई थी। इससे हमें जानकारी मिलेगी गजवंश के राजा सर्वतात की जानकारी देगा ये, और वैष्णव मंदिर बनवाए जाने का प्रमाण मिलता है इससे। डॉक्टर D.R. भंडारकर इसे पढ़ने वाले प्रथम विद्वान इतिहासकार थे। इनके अलावा घोसुंडी की बावड़ी ध्यान रखोगे जो जिसके बारे में बता चुके हैं, घोसुंडी की बावड़ी की रानी श्रृंगार देवी के द्वारा बनवाई गई थी। अगले शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं।
दोस्तों अगला शिलालेख है मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख ये प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में एक तालाब है मानसरोवर, मानसरोवर की पाड़ चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। यहां से प्राप्त होता है मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी के शिलालेख, इसमें हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। ये हमें किस वंश की जानकारी देगा? मौर्य वंश की जानकारी देगा। अब कर्नल जेम्स टोड जब वापस इंग्लैंड गए थे तो इस शिलालेख को अपने साथ जहाज में रख कर ले गए थे, लेकिन जहाज में वजन ज़्यादा हो जाने के कारण इसको समुद्र में फेंक दिया गया था। इनके अलावा देवताओं का जो अमृत मंथन है उसकी जानकारी भी मिलेगी इसमें। अमृत मंथन की जानकारी, कर्नल टोड इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फेंक गए। इसलिए वर्तमान में अपने स्वरूप में मौजूद नहीं है। एक बार फिर से समझोगे इसको। मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर की पाल चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। इसमें हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। देवताओं के द्वारा जो अमृत मंथन किया गया था उसके बारे में जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड इसे अपने साथ जब इंग्लैंड गए थे, वापस अपने देश गए, तो जाते समय इसे अपने साथ ले गए, और लेकिन जहाज में वजन ज़्यादा होने के कारण इसे समुद्र में फेंक गए थे, इसलिए यह अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद नहीं है। दोस्तों अगले शिलालेख की बात करते हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये कुंभलगढ़ से प्राप्त हुई थी। कुंभलगढ़ में एक मंदिर है कुंभ स्वामी का मंदिर, और उस कुंभ स्वामी के मंदिर से कुंभलगढ़ प्रशस्ति प्राप्त होती है। अब इस प्रशस्ति का लेखक था कान्है व्यास। कान्है व्यास ने लिखा था। दोस्तों कान्है व्यास महाराणा कुंभा का लेखक, या कह सकते महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था कान्है व्यास। इनके द्वारा लिखा गया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण। इस प्रशस्ति में हमें महाराणा हमीर की उपाधि विषमघाटी पंचानन, विषमघाटी पंचानन इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और हारित ऋषि के द्वारा बप्पा रावल को आशीर्वाद देने,
और हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल के द्वारा गोहिल वंश की स्थापना करना, इन सभी की जानकारी मिलेगी हमें कहाँ से? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से जानकारी मिलेगी। कुंभलगढ़ में एक कुंभ स्वामी का मंदिर बना हुआ है, कुंभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर पर यह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। देखो दोस्तों, जो रणकपुर प्रशस्ति है वो संस्कृत और नागरी में लिखी गई है, शिल्पी देपाक के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलेगी महाराणा कुंभा की उपलब्धियां, कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलेगी। और दोस्तों ध्यान रखोगे कि इस प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल, इन दोनों को अलग अलग बताया गया है रणकपुर प्रशस्ति में। इनके बाद दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति के बाद बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख की। बिजोलिया शिलालेख, और ये जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया से आपके ध्यान में आया हुआ कि बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया भीलवाड़ा में एक मंदिर है दोस्तों, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा, वहां से प्राप्त होती है प्रशस्ति बिजोलिया शिलालेख, या प्रशस्ति प्राप्त होता है बिजोलिया शिलालेख। श्रावक लोला के द्वारा ये इनके लेखक थे, इनके द्वारा लिखा गया था। अब इस बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है इसमें। इनके अलावा 551 ईस्वी के आसपास वासुदेव चौहान के द्वारा सांभर के आसपास चौहान राज्य की स्थापना करने की जानकारी वो भी यहीं से मिलेगी। और चौहानों को इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। राजपूत वंश चौहान, उन्हें इस शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इनके अलावा इसमें भीनमाल जालोर, जो भीनमाल है, नाडोल वगैरह है, दिल्ली है, सांबर, इनको दूसरे नामों से जाना गया है, जैसे कि नाडोल को नड्डल कहा गया है इसमें। इनके अलावा श्रीमाल, नड्डल दिल्ली का, श्रीमाल कहते हैं भीनमाल जालोर को, नड्डल नाडोल को कहा गया है, दिल्ली को कहा गया है। वो सब इन नामों से जानकारी मिलेगी किसमें? बिजोलिया शिलालेख में हमें ये सब देखने को मिलेगा। इनके अलावा दोस्तों एक और पढ़ेंगे अपन, चीरवा का शिलालेख। और ये जो चीरवा का शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त होगा? ये अजमेर से प्राप्त होता है चीरवा का शिलालेख। और इसमें हमें जानकारी मिलेगी सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलेगी। एक बात ध्यान रखोगे यहाँ पर, अजमेर, इसमें सती प्रथा की जानकारी। जबकि अगर पूछा जाए कि सती प्रथा की प्रथम घटना का उल्लेख, तो यहां पर एक शिलालेख की बात करेंगे हम, गठियाला शिलालेख।
मंडोर जोधपुर। इस शिलालेख की स्थापना कक्कुक प्रतिहार के द्वारा, एक गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था कक्कुक, उसके द्वारा स्थापित करवाया गया था। इसमें राजस्थान की सती प्रथा की प्रथम घटना की जानकारी, चीरवा में केवल सती प्रथा की जानकारी मिलेगी, जबकि गठियाला शिलालेख में हमें जानकारी मिलेगी किसके बारे में, राजस्थान की सती प्रथा की प्रथम घटना। सती प्रथा की प्रथम घटना, इसकी जानकारी मिलेगी किसमें, गठियाला शिलालेख मंडोर जोधपुर में। सेनापति गोपराज की पत्नी संपल देवी के सती होने का प्रमाण मिलेगा इसमें। इनके अलावा दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होती है। जैन व्यापारी जीजा शाह के द्वारा लिखवाया गया था इसे, और इसमें हमें जानकारी मिलेगी राणा हमीर की उपलब्धियों की जानकारी, राणा हमीर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। इनके अलावा बैराठ जयपुर में सम्राट अशोक की शिलालेख प्राप्त होंगे। एक तो है भाबरू का शिलालेख, या फिर इनको लिख सकते हैं कि सम्राट अशोक की शिलालेख भी कह सकते हैं इनको, सम्राट अशोक के शिलालेख। और ये दोनों प्राप्त होते हैं बीजक डुंगरी, विराटनगर जयपुर से। दोस्तों यहां ध्यान रखोगे कि यहां से दो शिलालेख प्राप्त हुए थे। पहला शिलालेख प्राप्त होता है अशोक का 1837 में, जिसे भाबरू का शिलालेख कहा गया है। यह अशोक का सबसे लंबा लघु शिलालेख था, लघु शिलालेख था। अब इसमें हमें जानकारी कौन कौन सी मिलेगी, तो ध्यान रखोगे कि अशोक के मगध का शासक होने की जानकारी, इनके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की जानकारी भी हमें कहां से मिलेगी, इसी भाबरू शिलालेख से मिलेगी। इसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। कैप्टन बर्ट ये इसका खोज करता था। 1840 में इस शिलालेख को कलकत्ता ले जाया गया, कलकत्ता बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता ले जाया गया, और ये वर्तमान में वहीं पर है, कलकत्ता में है। इनके अलावा एक शिलालेख और प्राप्त हुआ था 1871 में, जो कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था। कार्लाइल अंग्रेज अधिकारी के द्वारा खोजा गया था, ये अभी बैराठ में ही है।